का मतलब होता है उच्च और अधीन के संबंधों के आधार पे संगठन को हम विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत करते हैं। जिले में आप देखिए पुलिस प्रशासन की संरचना, पूरे जिला पुलिस का मुखिया एसपी है, उसके नीचे एडिशनल एसपी है, फिर डिप्टी एसपी है, फिर इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर। तो ये जो हमने पुलिस प्रशासन को कई स्तरों में विभाजित किया है, इसी को हम पद सोपान या हायरार्की की संज्ञा देते हैं। तो चाहे राजनीतिक कार्यपालिका हो और चाहे प्रशासनिक कार्यपालिका, इनका एक निश्चित पद सोपानिक क्रम होता है। सचिव से लेके चपरासी तक, एसपी से लेके कांस्टेबल तक बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसमें। अर्थ है सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है। सरकार के 3 अंगों में संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार क्षेत्र है कि केवल कार्यपालिका के कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है। अब उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि कार्यपालिका तो कितनी बड़ी है, तो एक प्रश्न उठा रहे हैं कि संगठन के किस स्तर के कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है। भाई कार्यपालिका छोटी तो है नहीं, कार्यपालिका तो बहुत बड़ी है। सचिव से लेके चपरासी तक बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं। तो प्रश्न है कि हम लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन के किस स्तर के कार्यों का अध्ययन करें। संगठन के सभी स्तरों का अध्ययन किया जाए लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत, या किसी पर्टिकुलर स्तर की ही स्टडी हो लोक प्रशासन विषय में। इस समस्या को हमने नाम दिया है लोक प्रशासन की प्रकृति। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संगठन के किस स्तर की क्रियाओं का अध्ययन हो लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत। इस समस्या के समाधान के लिए भी कुछ दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया गया है। जैसे क्षेत्र से जुड़े हुए दृष्टिकोण है कि हम सरकार के किस अंग के कार्यों का अध्ययन करें, वैसे ही प्रकृति से जुड़े हुए भी दृष्टिकोण है कि हम संगठन के किस स्तर की क्रियाओं का अध्ययन करें। तो अब एक एक करके इन दृष्टिकोणों को देखें। पहला दृष्टिकोण है प्रबंधकीय दृष्टिकोण या मैनेजेरियल अप्रोच। प्रबंधकीय दृष्टिकोण का कहना है कि संगठन के उच्च स्तर या प्रबंधकीय स्तर की क्रियाओं का अध्ययन। हम संगठन में केवल जो टॉप स्तर के लोग हैं, उच्च स्तर के लोग, उन्हीं के कार्यों का अध्ययन करेंगे, बाकी से हमें मतलब नहीं होगा। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि लोक प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से है, ना कि खुद कार्य करने से। लोक प्रशासन दूसरों से काम करवाता है, खुद काम नहीं करता है। हमें करवाने का अध्ययन करना है, करने का अध्ययन नहीं करना। करवाने वाले उच्च स्तर के लोग हैं तो उनका अध्ययन करना है, करने वाले नीचे वाले उनका नहीं करना है। इस दृष्टिकोण का कहना है कि अगर करवाने वाले योग्य सक्षम होते हैं, अगर करवाने वालों में जरूरी गुण और योग्यताएं होती हैं, तो वो करने वालों से अच्छा काम करवा लेते हैं और जो प्रशासन के उद्देश्य हैं वो पूरे हो जाते हैं। करने वाले का महत्व नहीं होता, वो तो बस वही करते हैं जैसा उनसे करवाया जाता है, जैसा उनसे करने के लिए कहा जाता है। करवाने वालों का महत्व होता है, तो उनका अध्ययन करेंगे, हम उन पर फोकस करेंगे। चलिए मान लिया इस बात को कि हम करवाने वालों का अध्ययन करें, तो फिर और एक प्रश्न उठा कि करवाने वालों का क्या अध्ययन करें, मतलब उच्च स्तर की कौन सी क्रियाओं का अध्ययन करें, ये भी क्लियर कर लिया जाए। उच्च स्तर की कौन सी क्रियाओं का अध्ययन। लोक प्रशासन जब पैदा हुआ 1887 में एक नया विषय था,
इस विषय से जुड़े विद्वान चाहते थे कि सारी बातें हम शुरू में ही क्लियर कर लें, ताकि आगे के लिए किसी तरह की कोई दुविधा या असमंजस की स्थिति ना रहे। तो संगठन के किस स्तर के कामों का अध्ययन, ये दृष्टिकोण कह रहा है उच्च स्तर। चलिए मान लिया बात, तो फिर अगली भी एक प्रश्न समस्या है कि उच्च स्तर के कौन से कामों का अध्ययन। तो फिर यहाँ एक तो लूथर गुलिक का पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण जो पीछे देख रहे हैं हम, और दूसरा और एक विद्वान हुए हैं हेनरी फ्योल, उन्होंने पॉकॉक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। जिस तरीके से लूथर गुलिक का पोस्टकॉर्ब है, अंग्रेजी के 7 कार्यों 7 शब्दों के प्रथम अक्षर से मिला के बना दिया हमने पोस्टकॉर्ब। उसी तरह से पॉकॉक में अंग्रेजी के 5 शब्दों के प्रथम अक्षर हैं, तो पॉकॉक हो गया। आप देखेंगे कि जो पोस्टकॉर्ब या पॉकॉक के काम हैं, ये संगठन के उच्च स्तर पर बैठे लोगों के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो इन लोगों का कहना था कि हम इन कामों का अध्ययन कर लें। लूथर गुलिक का पोस्टकॉर्ब हम देख ही चुके हैं, वो फिर यहाँ आपके सामने है। और ये आप देखिए आगे, तो हेनरी फ्योल का पॉकॉक। हेनरी फ्योल का पॉकॉक दृष्टिकोण, जिसमें इन्होंने कहा कि हम 5 कामों का अध्ययन करेंगे। उच्च स्तर पर बैठे लोग मूलतः इन 5 कार्यों को संपन्न करते हैं। क्या? तो लिखा है पी का मतलब प्लानिंग। हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादन किया गया। आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पॉकॉक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण क्या है? तो एक ही बात कई तरह से पूछी जा सकती है आपसे। पोस्टकॉर्ब ज्यादा प्रचलित है, हालांकि पॉकॉक पहले आया है और पोस्टकॉर्ब बाद में। हेनरी फ्योल जो लिखा है फ्रांसीसी इंजीनियर थे, पहले उन्होंने पॉकॉक सिद्धांत दिया था। लूथर गुलिक ने तो कहा जाए कि उसी को चेंज किया, रिवाइज किया और फिर पोस्टकॉर्ब बना दिया। पहले पॉकॉक तब पोस्टकॉर्ब, पॉपुलर पोस्टकॉर्ब ज़्यादा हो गया। फ्योल ने पॉकॉक में 5 कामों की बात की थी। पी प्लानिंग या नियोजन करना, ओ ऑर्गेनाइजिंग या संगठन बनाना, सी कमांडिंग या आदेश देना, सीओ कोऑर्डिनेटिंग या समन्वय करना, और सी कंट्रोलिंग या नियंत्रण करना। तो हेनरी फ्योल ने इन 5 कार्यों के अध्ययन की बात की। लूथर गुलिक ने पोस्टकॉर्ब में 7 कार्यों के अध्ययन की बात की। दूसरा दृष्टिकोण आया एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण ने कहा कि संगठन में शामिल सभी स्तरों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, टॉप टू बॉटम। हम सभी स्तरों की क्रियाओं का अध्ययन करें संगठन में। क्यों ऐसा? तो इसका कहना है कि करवाने वाले भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं और करने वाले भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कार्य करवाने वाले का भी महत्व उतना ही है और कार्य करने वाले का महत्व भी उतना ही है। करवाने वाला भले बहुत योग्य सक्षम हो, लेकिन अगर करने वाला काम को सही तरीके से संपन्न नहीं करेगा तो क्या होगा? हम तो केवल आपको बता रहे, समझा रहे हैं। अब एग्जाम तो आप ही दोगे, वो तो हमें देना नहीं है। हम तो सबको एक जैसा हम लोग पढ़ाते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ नहीं होते हैं पास। तो फिर तो करने वाले का भी तो महत्व होता है।
बताने वाले ने तो बता दिया, अपना काम कर दिया, अब करने वाला उसे कैसे कर रहा है, किस तरीके से मान रहा है नहीं मान रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर होता है। तो उसकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उसे कैसे हम इग्नोर कर दें। तो दोनों का महत्व है। सचिव का काम चपरासी नहीं कर सकता, सही बात है, लेकिन चपरासी और क्लर्क का काम सचिव भी नहीं कर सकता। सबका अपना महत्व है भाई। वो भगवान ने जिसको जैसी योग्यता क्षमता दी है, हर आदमी उसके अकॉर्डिंग पद सोपान में काम करता है। लेकिन हम ये कहें कि बस इसके काम का महत्व है और इसके काम का कोई महत्व नहीं है, तो ऐसा नहीं है। 4 दिन कहीं नगर निगम वाले हड़ताल कर दें, 4 दिन चपरासी ऑफिस में आके झाड़ू नहीं लगाए, गंदगी, कोई एक पानी पिलाने वाला प्यून नहीं हो, तो सचिव साहब खुद लगाएंगे झाड़ू केबिन में या अपने से पानी भर के पिएंगे? सबके काम का महत्व है। वो हमने कहा जिसको जैसी योग्यता क्षमता दी है भगवान ने, जैसे मौके मिले, परिस्थितियां मिली, अब वो उसके अकॉर्डिंग वही काम कर रहा है। सब इंसान है, सबके कामों का महत्व है। कैसे किसी को इग्नोर कर दें, छोड़ दें? तो हमें सबके कामों का अध्ययन करना है। हर आदमी महत्वपूर्ण है। इवन इस दृष्टिकोण का तो यहाँ तक कहना है कि हम हर उस व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करें जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो। हर उस व्यक्ति के कामों का अध्ययन जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो। मतलब संगठन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के कामों का अध्ययन तो करना ही है। इवन कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो संगठन के बाहर का है लेकिन संगठन के उद्देश्य प्राप्ति से घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ है, तो हमें उसके भी कामों का अध्ययन करना होगा। सचिव से लेके चपरासी तक, ग्रुप ए से ग्रुप डी तक जितने कर्मचारी हैं, किसी संगठन में शामिल हैं, वो सब तो जुड़े हैं उस संगठन से, उनका अध्ययन तो करना ही है। लेकिन एक वो जो पोस्टमैन या डाकिया है जो विभाग में लाके डाक तार की व्यवस्था करता है, उसके भी कामों का अध्ययन जरूरी है। क्योंकि अगर समय पर डाक नहीं लाएगा तो विभाग के लोग अपने काम बेहतर तरीके से संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो हर वो व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा है संगठन से, वो सब महत्वपूर्ण है। उन सबके कामों का अध्ययन हमें करना होगा, किसी को हम नहीं छोड़ सकते। तो ये एक ही के दृष्टिकोण हुआ। और तीसरा दृष्टिकोण यहाँ भी आया, आधुनिक दृष्टिकोण। सोच इसकी भी बिल्कुल वही है, यहाँ परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन। यहाँ भी आधुनिक दृष्टिकोण पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच पे आधारित है। सेम वही कि परिस्थितियाँ प्रशासन को प्रभावित करती हैं और प्रभावित होती भी हैं। तो जैसी परिस्थितियाँ हो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करें कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या हो। पहले से एक फिक्स माइंड सेट करके बैठ जाना ठीक नहीं है। हमें परिस्थिति के अनुसार ही लोक प्रशासन की प्रकृति का निर्धारण करना चाहिए। तभी हम लोक प्रशासन के स्वरूप को समझ पाएंगे बेहतर ढंग से, उसकी कार्यकुशलता को सुनिश्चित कर पाएंगे बेहतर ढंग से। देखिए स्क्रीन पे कि लोक प्रशासन नवीन गतिशील विषय है। लोक प्रशासन की प्रकृति का निर्धारण परिवर्तित परिस्थिति के संदर्भ में किया जाए। जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार हम तय करें कि किन बातों का अध्ययन करेंगे और किन बातों का अध्ययन नहीं करेंगे। स्वतंत्रता के पहले जब नियामकी राज्य था, हम केवल उच्च स्तर का अध्ययन करते थे, मतलब सोच प्रबंध की हमारी हुआ करती थी। तब बस यही मानते थे हम कि यहाँ टॉप लेवल के लोग ही महत्वपूर्ण हैं, नीचे वालों को तो हम इंसान ही नहीं समझते थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, सोच मानवीय हुई, सहभागी प्रबंध, मानव संसाधन विकास जैसे कॉन्सेप्ट्स आए, अब टॉप टू बॉटम सबका महत्व है। भाई सब इंसान हैं, सबकी अपनी भूमिकाएं हैं, सबके कामों का महत्व है। किसी को कम किसी को ज़्यादा आंकना इसका कोई औचित्य नहीं है। सब अपने अपने काम कर रहे हैं, मिलजुल के ही सब संगठन को आगे बढ़ाते हैं। संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है, सबको साथ लेके चलना जरूरी है।
हम लोग सेवाओं को 4 श्रेणियों में बांटते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और डी। चारों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम एकीकृत दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। अदरवाइज हम केवल ग्रुप ए की बात करते, ना बी से मतलब होता, या बहुत है तो चलो ए और बी की बात कर लेते, सी और डी से तो मतलब नहीं होता। तो फिर लोक प्रशासन की प्रकृति भी बेहतर है, जैसी परिस्थिति हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाए। पहले से कुछ फिक्स माइंड सेट करके बैठ जाना ठीक नहीं है। तो ये लोक प्रशासन की प्रकृति थी। आज यहीं रोक रहे हैं, अगली क्लास में कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे। धन्यवाद।